मेरी चचेरी बहन और मैं घर पर अकेले थे। वो काफ़ी सुंदर और जवान थी। एक दिन रात को वो मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। तो डर कैसा। उसके बाद उस रात हमारे बीच जो हुआ, हमने पूरी रात, मुझे आज भी वो दोपहर याद है जब मम्मी पापा ने हमें बुलाकर कहा था, हमें नासिक जाना है 3 दिन के लिए, तुम्हारे ताऊ जी की तबीयत बहुत ख़राब है। पापा की आंखों में चिंता थी और मम्मी पैकिंग में व्यस्त थी। उस वक्त मैं बस यही सोच रहा था कि अचानक से घर इतना खाली खाली लगने लगेगा। हम दोनों, यानी मैंने पूछा था तू और आर्या। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पड़ोस की बिंदिया आंटी से कह दिया है, वो रोज 2 बार आकर देख लेंगी। खाने पीने का सारा इंतजाम फ्रीजर में है। मैंने हाँ में सर हिलाया। उस समय तक मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगले दिन जब आर्या एयरपोर्ट से लौटकर घर आई, अपनी वही ट्रॉली बैग खींचती, खुले बाल, सफ़ेद कुर्ती और नीले जींस में, तो जैसे घर की हवा बदल गई। आर्या मेरी चचेरी बहन थी, मामा की बेटी। पहले जब हम छोटे थे तो साथ खेलते थे, लड़ते थे, कभी झगड़ते, लेकिन अब वो उम्र और सोच का फासला आ गया था जहाँ नज़रें टकराती नहीं, उलझती हैं। उस दिन जब आर्या ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स है ना, तो मैंने बस हाँ कहा, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। पहला दिन ठीक ठाक गुजरा। मैं अपनी क्लास के असाइनमेंट में था और वो अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। कभी कभी बीच में बातें हो जाती, जैसे तुमने कुछ खाया या बोतल में पानी क्यों नहीं है। रात को जब हम डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे तो अचानक से उसने कहा, घर बहुत सुनसान लग रहा है, थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैंने मजाक में कहा, डर तो नहीं लग रहा। वो मुस्कुरा दी, तुमसे नहीं। उसकी वो मुस्कुराहट, बस उतनी ही देर में मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुबह जब मैं नीचे आया तो देखा कि आर्या रसोई में है, बाल ढीले बंधे, एक लंबा टी शर्ट जो उसके घुटनों तक आ रहा था, और बिना दुपट्टे के वो गैस पर चाय बना रही थी। सच कहूँ तो कुछ सेकंड के लिए मैं बस उसे देखता रह गया। क्या देख रहे हो, उसने मुड़कर पूछा। कुछ नहीं, मैं घबरा गया। तुम्हें गैस जलाना कब से आने लगा? भाई साहब, पीजी में रहने वाली लड़की को सब आता है। उसने आंख मारी। ये भाई साहब शब्द जैसे तीर की तरह चुभा, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो भाई कहे तो अच्छा नहीं लगता था। आर्या ने घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया और हम दोनों ने साथ बैठकर दोपहर को तारी जमी पर देखी। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं उसकी आंखों से ज़्यादा उसकी उंगलियों पर ध्यान दे रहा था जो कंधे पर आकर रुक जाती। शाम को हमारी कॉलोनी में प्रियंका दीदी आई, जो पड़ोस में रहती थी और मम्मी की सहेली थी। वो घर की चाबियां लेने आई थी, क्योंकि मम्मी ने उन्हें कहा था कि वो घर पर नजर रखे। प्रियंका दीदी ने मजाक में कहा, अरे वाह, तुम दोनों तो जैसे हनीमून मना रहे हो, पूरा घर खाली, मम्मी पापा भी नहीं। मैंने झेपते हुए जवाब दिया, दीदी हद है। लेकिन आर्या बिना झिझके हंस दी। वो इस तरह की टिशिंग एंजॉय कर रही थी। रात के करीब 10 बजे मैं अपने कमरे में था जब आर्या बिना खटखटाए अंदर आई। उसने मेरी पुरानी बड़ी टी शर्ट पहन रखी थी और शॉर्ट्स। उसका एक हाथ बालों में, दूसरा मुंह पर। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, हाँ बैठो। वो मेरे बेड पर बैठी और बोली, तुम्हारा ये पंखा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा वाला बार बार आवाज़ करता है। उसके गले से आती महक, उसके बालों में वो हल्की सी नमी, मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। हम दोनों ने एक ही नेटफ्लिक्स शो चलाया और साथ देखने लगे। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर आकर रुक गई। मैंने नोटिस किया कि वो बार बार अपनी जगह बदल रही थी, जैसे बेचैन हो। फिर अचानक बोली, अचानक से इतना रिलैक्स क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें भी लग रहा है? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी उंगलियां मेरे कंधे से फिसलती हुई मेरी उंगलियों तक आ गई। मैंने कहा, आर्या ये सही नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा, एक लंबी गहरी नज़र, और बोली, पता है, मैंने जानबूझकर मम्मी पापा से कहा था कि मुझे यहीं भेज दो, क्योंकि मुझे अब खुद से सच जानना था कि ये सिर्फ भाई जैसी फीलिंग है या कुछ और। हम बस वहीं बैठे रहे, एक दूसरे की सांसों को सुनते रहे। कोई तेज साउंड नहीं, ना लाइट गई, ना बारिश हुई, बस हम दोनों एकदम होश में अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें बुरा लगे
तो मैं पीछे हट जाऊंगी। मैंने उसकी उंगलियां थाम ली। आर्या की उंगली मेरी हथेलियों में थी। उसकी आंखों में वो झिझक थी जो किसी भी लड़की के अंदर उस लम्हे में होती है जब वो दिल की बात कह रही थी। हो चुकी और अब जवाब की तलाश में हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस उसके माथे पर एक हल्की सी नज़र डाली और महसूस किया कि हम अब वह नहीं थे जहां बचपन में हुआ करते थे। हम दोनों बड़े हो गए थे। सोच, शरीर और जज्बात सबने अलग अलग मोड़ ले लिए थे। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हें कभी भी ये नहीं लगा कि हमारे बीच कुछ अलग है? मैं कुछ नहीं बोला। कभी कभी चुप्पी भी जवाब होती है। सुबह हम दोनों थोड़ी देर से उठे। मैं जब किचन में गया तो देखा कि बिंदिया आंटी अंदर ही खड़ी थी और आर्या से कुछ कह रही थी। तुम्हारी चाय में दूध बहुत पतला है बेटा, अगली बार थोड़ा और डालना। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी, अगली बार आप ही बना देना। बिंदिया आंटी ने मुझे देखा, आंखें थोड़ी गहरी हो गई थी, फिर बोली, वैसे रात को लाइट नहीं गई ना? कुछ आवाज़ भी नहीं आई। उनका कहना सीधा नहीं था, लेकिन संकेत काफ़ी थे। आर्या ने जवाब में हंसते हुए कहा, आंटी आप तो जैसे सीबीआई हो। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। दोपहर को आर्या की वीडियो कॉल आई उसकी कॉलेज फ्रेंड माही से। मैं पास ही बैठा था इसलिए आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। माही बोली, अरे वाह, तुमने तो सच में बंदे को अकेले में फंसा ही लिया। अब बोलो, क्या रिस्पॉन्स है? आर्या ने नजरें चुराई, फिर बोली, वो कुछ तो है, लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन है। मैंने पूछा, क्या बात चल रही है? माही हंसते हुए बोली, भाई साहब, अगर आप भी सब्जेक्ट हैं तो फिर ठीक है। आर्या आपको बचपन से अलग नज़र से देखती थी, लेकिन उसे लगता था आप कभी नोटिस नहीं करते। मेरे मन में कुछ खलबली सी मच गई। क्या वाकई मैं इतने सालों से अनजान रहा? शाम को घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आर्या मेरे कमरे में आई और बोली, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? मैंने बिना घुमाए पूछा, तुम कब से ऐसा सोच रही हो? वो चुप हो गई, फिर बोली, शायद जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ स्कूल जाने के लिए साड़ी पहनी थी और तुमने कहा था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, तब से मुझे लगा था कि तुम्हारी तारीफ वाकई सब लड़कों से अलग थी। मैं स्तब्ध रह गया। वो वाकया मैं लगभग भूल ही गया था। आर्या बोली, और फिर जब कॉलेज गई तब मैं और माही मजाक में बात कर रहे थे कि क्या होगा अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। धीरे धीरे वो मजाक सीरियस होता गया। मैंने धीरे से कहा, लेकिन हम चचेरे भाई हैं। वो मेरी आंखों में देखती रही, क्या हम वाकई हैं? उसने पहली बार बताया कि वो गोद ली गई थी। आर्या ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं मामा की बेटी नहीं हूँ। मुझे उन्होंने गोद लिया था जब मेरी असली माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुझे इस बारे में कॉलेज में बताया गया, लेकिन मैंने किसी से शेयर नहीं किया, तुमसे भी नहीं। मेरी सांसें थम सी गई। वो बोली, मैं जानती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे बस एक बात जाननी थी कि अगर ये रिश्ता खून का नहीं है तो क्या हम खुद से दूर भागते रहेंगे? उसका सवाल दिल चीर देने वाला था। प्रियंका दीदी अचानक ही आ गई। बिंदिया ने बताया, तुम दोनों ज़्यादा समय साथ में बिता रहे हो, सब ठीक है ना? मैंने संभलते हुए कहा, हाँ दीदी, सब ठीक है। लेकिन आर्या चुप नहीं रही। वो बोली, दीदी, अगर दो लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और वो खून के रिश्ते ना हो तो क्या समाज उन्हें माफ़ नहीं करेगा? दीदी चौंकी। फिर कुछ देर बाद, जो रिश्ता दिल से जुड़ता है वो किसी पेपर या खून से नहीं चलता। लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं होगी। उस रात जब मम्मी पापा की वापसी से एक रात बाकी थी, आर्या मेरे पास आई। उसने कहा, कल से सब बदल जाएगा। शायद हमें फिर से वही बनना पड़े, भाई बहन जैसा सबके लिए, लेकिन क्या एक रात के लिए हम खुद के लिए जी सकते हैं? उसने मेरे हाथ में हाथ रखा और धीरे धीरे खुद को मेरे सीने से लगा लिया। हम दोनों वहीं लेटे रहे, एक दूसरे के एहसास में, बिना किसी सीमा के, बिना किसी नाम के रिश्ते के। सुबह जब मम्मी पापा लौटे तो सब सामान था, लेकिन हम दोनों के बीच वो रात, वो सच्चाई, वो एहसास अब भी जीवित था। हमने फैसला किया कि दुनिया से नहीं, खुद से भागना पाप है। अगली सुबह कुछ टूटा टूटा सा महसूस हो रहा था। मम्मी पापा के वापस आते ही जैसे पूरे घर में एक अजीब सी औपचारिकता छा गई थी। आर्या ने फिर से वही अपने बाल बांधने वाली स्टाइल कर ली थी जिसमें उसका
चेहरा ढका सा जाता था, जैसे वो खुद को वापस छुपा लेना चाहती हो। मैं नीचे बैठा नाश्ता कर रहा था। पापा कुछ ज़रूरी कॉल्स में बिजी थे और मम्मी रसोई में। आर्या आई, एक प्लेट लेकर मेरे सामने बैठी और बोली, भूल जाओ वो सब, चलो फिर से वैसे हो जाते हैं जैसे पहले थे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ मुस्कान थी, लेकिन आंखों की गहराई बता रही थी कि वो भी नहीं भूल पाई थी। उस दिन शाम को प्रियंका दीदी फिर आई। इस बार उनका अंदाज गंभीर था। उन्होंने आर्या को एक तरफ बुलाया और कुछ देर तक उससे धीमी धीमी बातें की। मैंने दूर से देखा, आर्या सिर झुकाकर सुनती रही, फिर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान भारी थी। दीदी ने मुझे जाते जाते बस एक बात कही, कभी कभी दिल जो चाहता है वो सही नहीं होता, लेकिन हमेशा गलत भी नहीं होता। बस फैसला सोच समझ कर लेना। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं आर्या से बात करूंगा खुलकर। मैं उसके कमरे में गया। वो अकेले बैठी थी, वहीं मेरा दिया हुआ टी शर्ट पहने हुए, जिसके नीचे वो टी शर्ट पहनना भूल गई थी, या शायद जानबूझकर नहीं पहना। मैंने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। उसने बिना पीछे देखे कहा, तुम्हें लगता है हम गलत कर रहे हैं? मैं चुप रहा। उसने धीरे से कहा, कभी लगता है हम दोनों सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, और अगर कोई कुछ ना कहे तो क्या हम खुद को माफ़ कर पाएंगे? आर्या ने वो बात कही जो पूरी कहानी का मोड़ बन गई। वो मेरी तरफ मुड़ी, आंखें भीगी हुई थी। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं गोद ली गई थी, लेकिन उस रात मैं एक बात बताना भूल गई। मैं सन्न हो गया। क्या? उसने मेरे हाथ थामे और बोली, मैं मामा की नहीं, मम्मी की बेटी हूँ, लेकिन मेरी माँ की मौत के बाद तुम्हारे पापा ने मुझे कागजों में अपनी बेटी बनवा लिया था ताकि समाज कुछ ना बोले। इसलिए टेक्निकली मैं तुम्हारी बहन कागजों में हूँ, लेकिन हकीकत में नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो तुम मेरी चचेरी बहन नहीं हो? वो सिर हिलाती रही। नहीं, मैं तो एक अनाथ बच्ची थी जिसे इस परिवार ने पाला, लेकिन प्यार कभी नहीं दिया। सिर्फ तुम थे जिन्होंने मुझे सच में अपना समझा। अब हर चीज़ साफ थी, जो कशिश थी, जो खिंचाव था, वो सब अब समझ में आ रहा था। अब ये सवाल नहीं था कि क्या ये सही है, बल्कि ये सवाल था कि अब हम क्या करें। आर्या को वापस अपने कॉलेज लौटना था। घर में माहौल फिर से नॉर्मल था। मम्मी ने उसके लिए पराठे बनाए थे, पापा ने उसके लिए बस बुक करवा दी थी। जब वो पैकिंग कर रही थी, मैं उसके पास गया। उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, शायद इस बारे में अब कभी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। वो रुक गई। क्यों? ताकि तुम कह सको कि तुम भी वही महसूस करते हो जो मैंने धीरे से उसके हाथ थामे। नहीं, ताकि मैं कह सकूं कि अब डरने का वक्त नहीं रहा। प्रियंका दीदी फिर आई, लेकिन इस बार एक सच्चाई के साथ। तुम दोनों को शायद ये जानना चाहिए कि तुम्हारे पापा को सब पता है। हम दोनों चौंक पड़े। उन्होंने आर्या के अडॉप्शन के पेपर्स खुद साइन किए थे और उन्हें ये भी पता है कि तुम दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, अगर इन दोनों के बीच सचमुच कुछ है और ये डर के नहीं प्यार के साथ खड़े हैं, तो मैं खुद उनका साथ दूंगा। हम दोनों की आंखें भर आई और फिर आर्या की बस निकलने से पहले हम दोनों घर की छत पर खड़े थे। उसने मेरी तरफ देखा, वही मासूम मुस्कान, वही चाहत। मैंने कहा, क्या तुम लौटोगी? उसने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन इस बार किसी रिश्ते का नाम लेकर नहीं, बस तुम्हारे पास लौटूंगी। हम दोनों फिर मिले कुछ महीनों बाद। इस बार मम्मी पापा ने ही मुझे एयरपोर्ट भेजा था उसे लेने। आर्या ने हाथ में वही पुरानी टी शर्ट पकड़ी थी जो मैं पहनता था और गले लगते ही बोली, अब कोई नज़रों से नहीं, दिल से देखेगा हमें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।